हेलो एवरीवन, मेरा नाम हसीका है और आज हम पढ़ेंगे मार्क्सवाद। मार्क्सवाद दर्शन एवं शिक्षा। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है, पर मैंने पहले जो PYQ एनालाइज किए हैं उस हिसाब से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उस हिसाब से इतनी इंफॉर्मेशन निकाली है कि ये आपके उसके लिए एग्ज़ाम के लिए UGC नेट के लिए पेपर 2 के लिए इनफ रहेगा। तो पहले हम अपना ये टॉपिक शुरू करेंगे। उससे पहले कुछ जो 2018 से लेके 2026 या 25 के बीच में जो PYQ आए हैं, पहले एक बार हम वो देख लेंगे ताकि आइडिया हो जाए कि हमको पढ़ना क्या है और जितना हम पढ़ रहे हैं क्या वो पूरा हो सकता है हमारे काम के लिए। तो पहले हम वो देखेंगे। तो सबसे पहला जो 2026 जनवरी में क्या कहते हैं पेपर हुआ था, 2025 दिसंबर का है। वो सवाल ये है था कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये दावा करता है कि असमानता सामाजिक रूप से निर्मित है और इसे समाप्त किया जा सकता है। ये मार्क्सवाद कहता है। तो आप मतलब सवाल दे के समझ रहे हैं ना कि कैसे क्या कहते हैं सवाल बनते हैं, कितना डीप में जाता है, इससे एक आइडिया मिल जाएगा आपको। ठीक है। मार्क्सवाद के अनुसार असमानता प्राकृतिक नहीं है बल्कि ये सामाजिक है, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं का परिणाम है। जो गरीबी है या बहुत अमीरी है, ये ऊपर वाले की देन नहीं है। ये लोगों के बीच में जैसे जैसे जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है या पॉलिटिकल पावर है वो उतना ज़्यादा रईस बन जाता है। इस हिसाब से इसे सामाजिक परिवर्तन और वर्ग संघर्ष के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। मतलब संघर्ष किया जाए तो ये फिनिश किया जा सकता है। ठीक है। देखिए, एक ये भी सवाल बना था। अब दिक्कत क्या है कि इसमें प्रॉब्लम ये आती है, अगर हमको थ्योरी के बारे में थोड़ा आइडिया होगा तो हम सवाल सॉल्व कर जाएंगे। ऐसे सवाल बनते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट मार्क्सिज्म या मार्क्स के बारे में नहीं पूछा जाता, मार्क्सवाद के बारे में नहीं पूछा जाता। जैसे अब हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मार्क्सवाद। तो हम ये देखते हैं पहले हमारा मार्क्सवाद कहाँ लिखा है। ये पहले नंबर पे मार्क्सवाद लिखा है और हमें जितना पता है हम मतलब अभी क्या है हमें देखना है कि फर्स्ट नंबर किसी किसे मैच किया गया है। तो सबसे पहली बात देखिए, शासक वर्ग की विचारधारा का संप्रेषण, या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है कि जो है जिसमें क्या कहते हैं पहला नंबर जो जिसमें है मैच किया गया है, फर्स्ट नंबर किस किस में है पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। ये दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, जैसे कि जैसे फोर्थ वाले क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट आंसर थर्ड वाले का है, शासक वर्ग की विचारधारा का संप्रेषण करना। यहाँ पर जहाँ पर वर्ग की बात कर दी जाए वहाँ पे हमारा जो आंसर है वो मार्क्सवाद ही होता है। तो हमको समझना होगा कि हमारे एग्ज़ाम के पैटर्न में जो क्वेश्चन है कैसे आ रहा है। देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है ये वाला, राज्य के सिद्धांत एवं मतलब केंद्र बिंदु। कौन सा राज्य किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, किस राज्य को किस चीज़ पे। अभी हमने द क्लासिकल लिबरल थ्योरी या शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांत ये सब नहीं पढ़ा है ना। हमने जो पढ़ा है बस हम वो देखेंगे। हमने पढ़ा है मार्क्सवादी सामाजिकवादी सिद्धांत। मार्क्सवादी क्या बात करता है कि एक ऐसे राज्य का बना राज्य की समाजवादी अवधारणा का प्रचार करता है। मतलब ये कि राज हर चीज़ को ले ले और वो हैंडल करे, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, पैसे हो, मतलब सबको इक्वली बांटे। तो यहाँ पर हमारा क्या है, व्यक्तिवादी पे ध्यान नहीं देगा, राज्य की सर्वोच्चता पर बल नहीं, राज्य की सर्वोच्चता पर बल है लेकिन राज्य की समाजवादी अवधारणा पर प्रचार करता है। तो ये मतलब ये है कि हमारा बी नंबर का जो है मार्क्सवादी सामाजिकवादी सिद्धांत का मतलब है राज्य की समाजवादी अवधारणा का प्रचार। अब क्या है, हमारे जितने भी ऑप्शंस दिए हैं बी नंबर पे बी का थर्ड जो आ रहा है वो इस एक विकल्प फर्स्ट हुआ। मेरे कहने का मतलब ये है कि पढ़ने से पहले कैसे हमारे जो PYQ क्वेश्चंस हैं वो कैसे बनते हैं पहले हमें वो देखना था। अब हम ये है क्या मार्क्सवाद है क्या वो जानेंगे पहले। अब हम मार्क्सवाद के बारे में जानते हैं। मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक
फ्रेडरिच ईगल द्वारा प्रतिपादित कार्ल मार्क्सिज्म एक सामाजिक, आर्थिक एवं दार्शनिक विचारधारा है। ये मानती है कि समाज का विकास आर्थिक शक्तियों और उत्पादन संबंधों के कारण हुआ है। मार्क्सवाद का अंतिम लक्ष्य ये है कि वर्गविहीन, राजविहीन एवं शोषण मुक्त राज्य की स्थापना। वो ये मानता है कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उनकी वजह जो है वो कहीं ना कहीं किसी के पास समाज है, मतलब किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास बहुत पैसा नहीं है। ये पावर कैसे मिलता है? अभी क्या है, एक हमारे इंडिया में एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए, एक बहुत ज़्यादा पैसे वाली पार्टी वो है, पब्लिक है, एक बहुत ज़्यादा ऐसी गरीब पब्लिक भी है। तो ये दोनों पब्लिक हैं क्यों? उसके पीछे क्या है, ये वर्ग बन के रहे हैं। इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है? समाज की या राज्य की है। जो राजविहीन हो लेकिन साथ में किसी का शोषण ना हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? राज्य को समाजवादी विचारधारा पे आना चाहिए। उसके लिए सब इक्वल है, एक जैसे होने चाहिए। अब आता है, तो इसका परिचय क्या है? इसका परिचय ये है कि इसके जनक जो हैं वो कार्ल मार्क्स माने जाते हैं और उनके सहयोगी जो है फ्रेडरिक एंगल्स माने जाते हैं। इनके जो प्रमुख ग्रंथ है ये ज़्यादातर कार्ल मार्क्स के माने जाते हैं। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल 1848 में लिखा, 1867 में लिखा। मार्क्सवाद का मूल उद्देश्य जो है वो शोषण समाप्त करके समानता, न्याय और स्वतंत्रता पर आधारित समाज की स्थापना करना। मतलब ये कि कोई ना बड़ा ना कोई छोटा, सब एक जैसे होने चाहिए। मार्क्सवाद के अनुसार समाज की सभी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाएं आर्थिक व्यवस्था से प्रभावित हैं। मैं इस बात को कितना एग्री करती हूँ ये मेरा पर्सनल व्यू नहीं है, बट ये बात जैसे आजकल के टाइम पर ना, आप अगर बहुत पैसे वाले हैं तो आपके लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती है। आप पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, आपकी सामाजिक जो चीज़ें हैं वो भी बहुत अलग होंगी। जो आपकी परंपराएं होती हैं जो छोटे छोटे एरिया में होती है वो उनसे बिल्कुल अलग होंगी। अब मॉडर्न ज़माने में आप किसी भी रिलीजन से हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप एक अपनी ही सोसाइटी बना लेते हैं। तो ये सारी जो इनइक्वालिटीज़ हैं, जो असमानताएं दिखाई देती हैं, वो उसका रीज़न बस यही है कि आपके पास कितने पैसे हैं। आपके जिस हिसाब से पैसे होते हैं, आपकी सोच, आपका रहन सहन, आपकी समाज में स्थिति सब पैसे से बनती है। तो यही बताना चाह रहे थे। अब जो है मार्क्सवाद के कुछ पार्ट्स में आ जाते। पार्ट्स मतलब उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ये क्या है, पहले समझना पड़ेगा से। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म ये है क्या? प्रमुख प्रवर्तक जो हैं, फाउंडर जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है उसके कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच ईगल है। अब देखिए ये डायलेक्ट्रिकल वर्ड आया कहाँ से? इसका जो रियल जो वो थे मानने वाले या जिन्होंने खोज करी वो ये थे जॉर्ज विलियम्स फ्रेडरिच हीगल, जिन्होंने 1770 से लेके 1831 तक, जब इन्होंने ये इस वर्ड को द्वंद्ववाद की अवधारणा मूल रूप से हेगल ने विकसित करी थी। अब देखिए है क्या, बाद में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने हेगल के आदर्शवादी द्वंद्ववाद को भौतिकवादी रूप दे दिया, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रतिपादन किया। देखिए जो डायलेक्टिकल था वर्ड था वो ओरिजिनली जो है हीगल ने कहीं ना कहीं निकाला था, पर उसको मटेरियल या भौतिकवादी जो वो है रूप देने का काम जो है वो कार्ल मार्क्स का था। यहाँ पर आता है द्वंद्ववाद या डायलेक्ट। अगर सवाल बनता है कि द्वंद्ववाद के प्रवर्तक कौन है तो फिर हेगल का नाम आएगा, बट द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के जो फाउंडर कौन है वो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स माने चाहिए। ठीक है, आधार क्या है इनका, ये इन्होंने क्यों मटेरियल में क्या कहते हैं डायलेक्टिकल वर्ड को जोड़ दिया? उनका कहना यह था कि पदार्थ मैटर प्राथमिक है, विचार क्या कहते हैं द्वितीयक है। अभी हमने बहुत सी आइडियोलॉजीज़ पढ़ी या हमारी जो चीज़ें थी हमने वो पढ़ी, उसमें क्या था? उसमें ये था कि कहीं ना कहीं कोई विचार पे ध्यान देता था, कोई दुनिया की चीज़ों पे ध्यान देता था, बट ये कहते हैं कि दोनों हैं, बट जो हमारी नीड है या ज़रूरतें हैं वो पहली हैं, प्राथमिक है। जो हमारे विचार है वो
दो ही एक हो सकते हैं। मुख्य सिद्धांत, विरोधी शक्तियों के संघर्ष से परिवर्तन और विकास होता है। अब देखिए, एक बड़ा फैक्ट्री का मालिक है और एक वर्कर है, ये दोनों अपोजिट माने जाते हैं, बट अगर इन दोनों के बीच में संघर्ष होगा ना, तो जो निकल की नई चीज़ आएगी वो उसको विकास कहते हैं। यदि प्रश्न हो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का जनक कौन माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स उत्तर होगा। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है, उनके जो सहयोगी थे फ्रेडरिक एंगल्स, दोनों को इसका प्रवर्तक मान लिया जाता है। अब इसी का दूसरा रूप है ऐतिहासिक भौतिकवाद। क्या होता है, प्रवर्तक फिर वही कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स माने जाते हैं। अब है क्या, ये क्या कहता है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्सवाद का एक प्रमुख सिद्धांत है, जिसके अनुसार इतिहास का विकास मुख्यतः आर्थिक आधार पर तथा उत्पादन के साधनों के और उत्पादन संबंधी संबंधों में होने वाले परिवर्तन के साथ समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अवस्थाएं प्रभावित होती हैं। कहने का मतलब ये है, अभी हम आगे बताते इसका मतलब क्या होगा। अब आता प्रवर्तक कार्ल मार्क्स, आर्थिक आधार, मुख्य अवधारणा, उत्पादन संबंध एवं वर्ग संघर्ष, अंतिम लक्ष्य वर्ग विहीन एवं शोषण मुक्त समाजवादी बिंदु। अब आता है मुख्य सिद्धांत क्या है, समाज का विकास आर्थिक परिस्थितियों पर आधारित है, उत्पादन के साधनों में परिवर्तन में सामाजिक परिवर्तन होता है, प्रत्येक ऐतिहासिक चरण में वर्ग संघर्ष पाया जाता है, आर्थिक आधार ही समाज की अधिसंरचना को प्रभावित करता है। कहने का मतलब ये है कि इतिहास की अवधारणा, आदिम साम्यवाद आया, फिर दास प्रथा आई, फिर सामंतवाद आई, फिर पूंजीवाद आई, फिर समाजवाद आया, अब आया साम्यवाद। अब कहने का मतलब ये है, इसमें ये पूछा है कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का प्रतिपादन किसने किया। हर चीज़ में कार्ल मार्क्स का नाम आएगा। देखिए, इसमें समझाना क्या चाह रहा है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं अभी समझूं तो ये कहता है कि जैसे जैसे आप अभी फ़िलहाल समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया में जो भी हालात हैं या जो भी चीज़ें हैं, जो बदलाव लोगों की ज़िंदगी में आया, कपड़े पहनने का स्टाइल चेंज हुआ, लोगों के सोचने का स्टाइल चेंज हुआ, जैसे जैसे हम आज वैसे तो नहीं है ना जैसे आज़ाद हुए थे इंडिया में। आज हम बदल चुके हैं, आज हम चीज़ों को खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं। उसकी वजह क्या है, जब आपके जीवन में पैसे आते हैं तो आपकी माइंडसेट भी वैसे ही चेंज होता है। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद ये कहता है कि आज जो भी है वो आपके जैसी जैसी आपकी हैसियत चेंज हुई, वैसे ही वैसे आपके समाज में भी परिवर्तन आया। ओके, अब दूसरा आता है वर्ग संघर्ष। ये वर्ग संघर्ष होता क्या है, देखिए, संघर्ष, वर्ग संघर्ष और कहते हैं ऐसे वर्ड्स ना हमेशा कार्ल मार्क्स में ही मिलेंगे, या मार्क्सवादी विचारधारा में मिलेंगे। अब आता है मार्क्स का प्रसिद्ध कथन है, अब तक का समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। लोगों ने अगर चेंज ना किया होता, रेजिस्ट ना किया होता, तो आज ये चेंज नहीं होता। एक रेजिस्ट करने वाले हैं चेंज को, एक चेंज चाहते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी में कुछ बदलता है। इसका कहने का मतलब ये पूंजीपति समझ लो ऐसे, उत्पादनों के साधनों के स्वामी, कारखाने, मशीनों के आदि के स्वामी, श्रमिक वर्ग जो अपना श्रम बेचता है और जीवन यापन करता है। एक तरफ क्या होता है, मालिक बहुत नफ़ा कमाता है, वर्कर कम कमा पाते हैं, ये प्रॉब्लम आ जाती है। इन दोनों वर्गों के बीच हितों का टकराव होता है, अतः यह संघर्ष ही समाज में परिवर्तन का कारण बन जाता है और अंततः श्रमिक वर्ग ही विजय से शोषण मुक्त समाज की स्थापना कर सकते हैं। अब बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रमुख अवधारणा वर्ग संघर्ष, मुख्य कारण आर्थिक असमानता का शोषण, अंतिम लक्ष्य वर्ग विहीन और शोषण मुक्त समाज की स्थापना। देखिए, मैं आपको कैसे समझाऊँ, ये अभी समझिए आप, बहुत छोटा सा। अभी इंडिया में कुछ दिन पहले जो है जो प्राइवेट फैक्ट्री के वर्कर्स थे नोएडा में, उन्होंने संघर्ष किया, ठीक है। उनका कहना ये था कि जितनी उनकी सैलरी है उतनी सैलरी भी नहीं मिलती, उससे कम मिलती और बहुत काम करवाया जाता है, और जबकि जो मालिक है, फैक्ट्री के मालिक है, बहुत ज़्यादा इनकम कमा रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जो गरीब है वो गरीब रह रहा है और जो अमीर है वो बहुत अमीर हो रहा है। तो लोगों ने आखिर में क्या किया, आखिर में ये किया, वो रोड पे उतर आए, उन्होंने कितनी बगावत करी। अब इससे फ़ायदा कहाँ हुआ, उनकी खुद की
रूल्स बने, रेगुलेशन बने, उनको एक काम करने की फ़िक्स सैलरी मिलेगी, तो कुछ ना कुछ तो चेंज आया ना। बस ये उसी क्या कहते हैं जो वर्ग संघर्ष का मतलब है, वो उसी को प्रमोट करना करते हैं कि कुल मिला के अतिरिक्त मूल का सिद्धांत ये है क्या। जैसे मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर अपने श्रम से जितना उत्पादन करता है उस उससे उसका पूरा मूल्य नहीं मिलता, और मजदूर को केवल श्रम की लागत मजदूरी ही दी जाती, जबकि उससे श्रम के उत्पादन में बचा हुआ लाभ पूंजीपति रख लेता है। इसी बचा हुआ लाभ को अतिरिक्त मूल्य कहा जाता है। अभी मैंने आपको क्या समझाया कि नोएडा में जो इतनी ज़्यादा हिंसा हुई उसमें हो क्या रहा था, यही तो हो रहा था कि मालिक 100 की चीज़ वर्कर को 10 रुपए दे रहा काम करने के लिए, उस चीज़ को 100 रुपए का बनाया। अब 100 रुपए बनाने के बाद उसका सारा सामान और माल लगाने के बाद मान लिया वो 40 रुपए की बिक रही है, तो और 100 की बेच रहा है, तो जो 60 रुपए का फ़ायदा वो अपनी जेब में रख रहा है। जो मेहनत कर रहा है, जिसका सब कुछ है, उसको सिर्फ 10 रुपए मिल रहे हैं, और ख़ुद कमा की तरह 40 रुपए कमा रहा है या 60 रुपए कमा रहा है। तो इससे क्या होगा, ये जो 60 रुपए इनकम जो उसकी लागत लगी उससे ज़्यादा जो 60 रुपए बच रहा है वो अतिरिक्त मूल्य कहलाएगा। यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, मजदूर श्रम करता है, कुल उत्पादन 1000 का है मान लिया, उसकी मजदूरी जो है वो 400 रुपये थी, और अब उसको बेचा कितने का है, 1000 रुपये का। तो यही है, यह अतिरिक्त मूल्य ही पूंजीपति को लाभ देता है और मजदूरों के शोषण पर आधारित है। अब देखो, जो उसने 60 रुपये बचाए थे, अब वो नई फैक्ट्री खोलेगा, ऐसे ही मजदूरों को गुलाम बनाएगा, गरीब गरीब रह जाएगा और अमीर वो रोज़ नई कार नई बंगले लेगा। अब वो जो मेहनत कर रहे हैं असल में ग्राउंड में जाके अपना खून पसीना बहा रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो सिद्धांत क्या कहता है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादक कार्ल मार्क्स, मुख्य विचार क्या है, श्रमिक उत्पादन अतिरिक्त मूल्य पूंजीपति पर हड़प लिया जाता है, उद्देश्य शोषण की समाप्ति और श्रम को सही मूल्य की प्राप्ति। ये कहना ये चाहता है जो 60 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो बराबर बराबर दोनों में बढ़ना चाहिए, वर्कर में और मालिक में, तो दोनों की ही समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। वो एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जीने लगेगा और आपने जो अपना सामान लगाया आपको भी बराबर का फ़ायदा मिलने लगेगा। लेकिन दिक्कत ये आ जाती है ना कि जब दोनों ही बराबर हो जाएंगे तो फिर काम कौन करेगा आपके यहाँ। तो पूंजीपति इतनी जल्दी आसानी से मानते भी नहीं हैं, तो फिर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। अब निजी संपत्ति का विरोध क्या होता है। अब मकान मालिक फैक्ट्री मालिक ने आपसे, जो मैंने अभी बोला था ना कि अभी नई फैक्ट्री बनाएगा, तो अब वो जो 60 रुपये कमा रहा है वो अभी क्या है, निजी स्वामित्व आर्थिक असमानता बढ़ाती है। अब वो क्या, जो 60 रुपये बचा हुआ 60 रुपये है, वर्कर कमाया वर्कर से ही है, लेकिन दूसरी फैक्ट्री खोलेगा अपनी खुद की, वो बनाएगा, इनकम बनाएगा, वो एक टाइम में 60 करते करते बहुत पैसे वाला हो जाएगा। लेकिन गरीब जो 10 पा रहा है वो 10 रुपये में उसने अपना घर चलाना है, अपनी बीमारी देखनी है, अपनी पढ़ाई लिखाई देखनी है, तो वो और गरीब हो जाएगा। तो वो इसीलिए कार्ल मार्क्स कहता है कि आप की सोसाइटी में जो मालिक हैं वो अपनी निजी संपत्ति नहीं बना सकते, ऐसी संपत्ति बनाए जो सबके लिए काम में आए। तो उत्पादनों के साधनों पर सामूहिक या सार्वजनिक स्वामित्व होना चाहिए। तो जो फैक्ट्रीज बने ना उसमें जो वर्कर हैं उनका शेयर होना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। मुख्य विचार क्या है, निजी संपत्ति आर्थिक असमानता या शोषण का कारण बन जाती है। अब खूब सारी फैक्ट्रियां बन जाएंगी तो नॉर्मल सी बात है, शोषण तो होगा ही होगा। समाधान क्या है, सार्वजनिक सामूहिक स्वामित्व की समानता स्थापित होनी चाहिए, जो सबके लिए एक जैसी वो वाली फैक्ट्रीज बननी चाहिए। लक्ष्य क्या है, शोषण मुक्त और समानतापूर्ण समाज की स्थापना करना। अब ये साम्यवाद क्या है, कम्युनिज्म क्या है, वर्ग विहीन समाज, जहाँ पर कोई वर्ग ना हो, कोई क्लास ना हो, ना फर्स्ट क्लास ना सेकेंड, बहुत रिच कम रिच, ये नहीं होना चाहिए। वर्ग विहीन समाज, कोई समाज में वर्ग नहीं होना चाहिए, राज विहीन समाज है। कोई एक मतलब एक ऐसा राज नहीं होना चाहिए जो डोमिनेट करे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहीं पर कोई सरकार आ जाती है, वो किसी स्पेशल अपने लोगों का फेवर करने लगे, चाहे जिन्होंने सिर्फ वोट किया उनको ही वोट किया, तो वो शोषण रहित समाज, शोषण किसी का नहीं होना चाहिए। समान अवसर, सबके लिए एक जैसा बर्ताव या एक जैसी सिचुएशंस मतलब उपलब्ध होनी चाहिए। साम्यवाद का लक्ष्य ऐसा समाज है जहाँ सबको समान अधिकार, समान अवसर, सम्मानजनक जीवन मिले, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए।
अंतिम लक्ष्य क्या है इसका? वो ये है कि वर्ग विहीन, समाज विहीन और शोषण रहित समाज का। कम्युनिज्म या साम्यवाद का मतलब है कि जहाँ पर कोई क्लास, कोई सोसाइटी, सब एक जैसे होने चाहिए। जो आप खाएंगे वो दूसरा खाएगा, ऐसा कोई नहीं कि लेबर कोई मालिक कोई, ऐसा नहीं हो सकता। मुख्य विशेषता क्या है? स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और सहयोग। वर्ग मार्ग क्या है? वर्ग संघर्ष के माध्यम से सर्वहारा की विजय। पहले दो लोग फैक्ट्री मालिक और वर्कर संघर्ष करेंगे और मालिक ख़त्म हो जाएगा, फिर एक ऐसी सोसाइटी बनेगी जहाँ पर सब एक जैसे होंगे। तो ये था कुल मिला के। अभी आगे की चीज़ें ना पार्ट 2 में देखेंगे। वीडियो लंबा हो रहा था, मैंने इसलिए नहीं बनाया। अगर आपको मेरी बात समझ आई तो आप ये वीडियो लाइक कर सकते हैं और जहाँ पर भी इसका यूज़ होता है वहाँ यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।